हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी टू में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेकर आई क्लास 10 का इंग्लिश का पूरा पेपर सोल्यूशन है। ये लेटेस्ट है प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का। आपने अगर तब बिल्कुल तैयारी नहीं की तो आप इसमें देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगी जो कि आपको सीधे एग्जाम में हेल्प करेंगी। इसकी ग्रामर भी आपको A to Z पूरी आ जाएगी इसी पेपर से। इससे पहले ही मैंने अपलोड किया, अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो प्रीवियस ईयर के उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिंदी का भी और इंग्लिश और साइंस सभी के। इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो इसको देख लीजिए और कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते चलिए। जितना मैं बताऊँ उसको लिखते चलिए, ठीक है। बहुत सारी आपसे आप इससे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 70 नंबर का आपका रिटर्न होगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं सभी में। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके वो पेपर सॉल्यूशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे सीधे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो सेक्शन ए देखो, 4 सेक्शन में डिवाइड है, ABCD। ऑल क्वेश्चन आपको कंपलसरी होते हैं, सभी के आगे मार्क्स लिखे होते हैं कौन से किसने कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो सेक्शन ए देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर आपको जो पैसेज मिलेगा वो अनसीन पैसेज होगा, मतलब आपका बिना पढ़ा हुआ। बस आपको इसमें से रीड करके आंसर देना है, ठीक है। पहला आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन यही आएगा। पहले क्या था पैटर्न, पहले इंग्लिश की ग्रामर की मतलब लास्ट में आती थी, पहले क्वेश्चन आंसर आते थे तब आती थी। अब बुक चेंज हो गई है, पूरी CBSE बोर्ड के पैटर्न पे हो गई है। सारे चैप्टर वही आ गए जो CBSE बोर्ड में चल रहे हैं। तो इसमें पहले ग्रामर आएगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो सबसे पहले ग्रामर में देख लेते हैं। अनसीन पैसेज पढ़ो इसको किस तरह से। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत होता है। विद द राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वाटर की भी तो नीड बढ़ रही है सभी में, ठीक है। तो इसमें वाटर का दिखाया गया है। वाटर हैज़ बीन थ्रू आउट द कंट्री फेल्ट, मतलब इसकी कमी हो रही है, ठीक है। और जो ये मीन्स लिखा हुआ है ना, स्कैरसिटी, इसका मतलब भी होता है कमी। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स। तो बहुत सारे एफर्ट मतलब प्रयास किए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए। वेल्स कुएं भी खुदवाए जा रहे हैं, डग मतलब खुदवाना जाना। क्रिएट ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर, ठीक है, कुओं को भी खुदवाया जा रहा पानी को कलेक्ट करने के लिए। बट दैट इज नॉट इनफ, पर ये काफ़ी नहीं है। वाइज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है पानी को संचित करना, एक चीज़ इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसके लिए एक बेस्ट वे पॉपुलर जो आइडिया बताया गया वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जो बारिश का पानी आता है उसको किस तरह से इकट्ठा किया जाए। बारिश के पानी को अगर आप स्टोर करते जाएंगे तो पानी की कमी नहीं होगी। यही इसमें दिखाया गया वाटर के बारे में, किस तरह से आपको इकट्ठा करना है, इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। और ये बताया कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, जो छतों से पानी आता है, बिल्डिंग से आता है, उसको भी कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए। अंडरग्राउंड पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाए। दिस मेथड कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड। ऐसा करने से क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा। इंक्रीज वाटर, पानी सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह से अनदर मेथड क्या है इसका, पानी को इकट्ठा करने, वाटर फ्रॉम किचन, जो किचन बाथरूम से पानी आता है उसको कलेक्ट करके साफ़ किया जाए। क्लीन मतलब साफ़ करना। इट कैन देन बी यूज्ड फॉर पर्पस, फिर इसको भी दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं, बस पीना नहीं है इसको, ठीक है। जो किचन वगैरह का पानी आता है इसको साफ़ करके दूसरे कामों में यूज ले लो, बट पीने में नहीं, ठीक है। अब देखो ये पैसेज की मैंने हिंदी बता दी, अब आप इसके आंसर आराम से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप कॉपी पर नोट डाउन करते हो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बच्चे समझ ही नहीं पाते इंग्लिश में पूछा क्या गया, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। पर आपको क्वेश्चन समझना, यही मैं आपको इसमें समझाऊंगी किस तरह से करना है, ठीक है। आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स शॉर्टेज। इसने ये बोला है कि इस पैसेज में एक वर्ड आपको बताओ जिसका मीन्स शॉर्टेज का जो मीन्स होता है ना कमी, वही वर्ड आपको इसमें से फाउंड करना है कि उसका मतलब भी कमी हो। एक तरीके से ये पर्यायवाची ने सिनोनिम्स पूछ रहा है। जैसे हिंदी में जल होता है तो जल का पर्यायवाची पानी, नीर, ये होता है ना, तो सेम यही आपको देना है। शॉर्टेज के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, पर आपको इसी पैसेज में से फाइंड आउट करना होता है। इसने लिख दिया ना, द पैसेज मीन्स, मतलब पैसेज में आपको एक फाइंड करना है वर्ड जिसका मीन्स शॉर्टेज हो। शॉर्टेज का मतलब क्या था, कमी। तो अभी मैंने आपको जब हिंदी करवा रही थी जस्ट बताया था, ये रहा।
स्कैरसिटी, इसका मतलब भी क्या होता है? कमी। तो आप शॉर्टेज के सामने क्या लिख देंगे? स्कैरसिटी। यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ये लिख देंगे, तो इसका आपका मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद विच टू मेथड हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन वाटर। ऐसे सजेस्ट मतलब सुझाव देना, कौन से दो मेथड ऐसे बताए गए सुझाव के लिए जिससे पानी को संरक्षित किया जाए। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे थे। एक तो यही बताया गया था, बेल्स, कुएं खुदवाए जाएं। ठीक है। और एक था यहाँ पे डैम्स वाला, डैम बनवाए जा रहे हैं। पर सबसे बेस्ट था आपका ये यहाँ पे पानी वाला। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द, यहाँ से द मोस्ट पॉपुलर वे कंजर्वेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट मीन्स रेन वाटर ऑन द रूफ बिल्डिंग, जो पानी छतों से आ रहा है इसको कलेक्ट किया जाए यहाँ तक, यूज तक। ये लिख देंगे फर्स्ट। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिखोगे आप? वाटर। सेकंड ये हो गया। एक ही लिख देना, वाटर फॉर किचन बाथरूम्स कलेक्टेड एंड क्लीन, इसको इकट्ठा करके इसको क्लीन किया जाए, फिर इसको दूसरे पर्पस में यूज कर लिया जाए, बस पीने में नहीं। ठीक है। इस तरह से आप दो लिख देंगे, या फिर आप ऊपर वाला ये इसमें से लिख दो, वेल वाला, कुएं खुदवाने चाहिए, डैम्स बनवाने चाहिए, ये हो जाएगा। उसके बाद मेंशन टू, ये हो गया। अब इसमें एडवांटेज पूछे हैं कि अगर हम पानी को इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो इसका लाभ क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो फ़ायदे सिंपल सी बात है, पानी का लेवल हाई होगा, ये हो जाएगा। ऐसा करने से क्या रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, पानी का लेवल बढ़ेगा और इंक्रीज वाटर सप्लाई भी बढ़ेगा, ये इसके एडवांटेज हैं, आप ये लिख देंगे। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो किस तरह से करना है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चे जो नए हों, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, तो उनको समझ में आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है? पिक आउट द पैसेज ऑफ वर्ड विच मीन्स क्रूशियल। क्रूशियल का मीन्स क्या होता है? जिस तरह से शॉर्टेज का लिखवाया था मैंने अभी, उसी तरह से आपका क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। अगर महत्वपूर्ण को हमेशा इम्पोर्टेंट आपने सुना होगा, इम्पोर्टेंट कहते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट का सुनियम से क्रूशियल, तो आपको देखो इसमें मिल जाएगा इम्पोर्टेंट्स, फर्स्ट लाइन में ही है। तो क्रूशियल का मीन्स क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। क्लियर? इसका भी मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। आपने इम्पोर्टेंट तो सुना भी होगा, पर ये वर्ड नहीं सुना होगा, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज आएंगे। तो इसका भी इसके सामने ऐसे लगा के इम्पोर्टेंट कर देंगे, बस मिल गया। पर आपको ध्यान रखना, पैसेज में से सॉल्व करके देना है। वो बोल देते ना पैसेज में से उठाना वर्ड, ये नहीं कि अलग से कोई ले लो। क्लियर? तो इसमें देखो शॉर्टेज का भी यूज हुआ था, स्कैरसिटी और इम्पोर्टेंट भी यूज हुआ, तो ये दोनों पैसेज में से सॉल्व हो गए। कभी एंटोनिम्स पूछ लेता है, कभी सिनोनिम, यहाँ पे सिनोनिम्स पूछे गए थे। तो इस तरह से पैसे करते हैं। कॉपी पे कैसे करेंगे? आपको फर्स्ट वर्ड लेना, सेक्शन ए डालोगे, फिर आंसर नंबर 1 फर्स्ट लिख लेंगे वाटर, फिर डैड डैड डैश डैड डैश करके लास्ट पे जाना है आपको, ये लिख देंगे ड्रिंकिंग। इस तरह लिख के फिर आंसर नंबर 1 का ए, ये दे देंगे बी, इस तरह से आप दे देंगे डी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने, डायरेक्ट आंसर आंसर करते जाओ, क्योंकि आपका इससे टाइम सेव होगा। ठीक है। इसी तरह से सभी पेपरों में करना है। सेकंड क्वेश्चन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस लिए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है अपने ज़िले के। किसके लिए लिखना है? कि रिक्वेस्ट करनी है, बैन करवाना चाहिए लाउड स्पीकर को, जो कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पेपर चल रहे होते हैं, तो बहुत से घर में आपने देखा होगा, बिना जैसे शादी होगी 4 दिन बाद, उससे पहले 8 दिन पहले लाउड स्पीकर लग जाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। तो उसी के लिए आपको डीएम को अपने ज़िले का लिखना है एप्लीकेशन कि किस तरह इनको बैन करवाने के लिए, लाउड स्पीकर बजने के लिए।
आप सिंपल सा बना के लिख देंगे इसको। और एप्लीकेशन आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फुल फी कंसेशन, चेंज सब्जेक्ट, इलनेस, ये आपको याद करने लेनी है। पूछ ये वाली इंपॉर्टेंट है सारी, और रेगुलर गेम्स वाली। ऐसे आपका कौन सा है, आप देखो, माई मदर, माई स्कूल, इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फार्मर, टीचर, कोविड-19 वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने हैं। पुलिसमैन और कोई भी इंडियन फेस्टिवल। चॉइस में ये मिलेगा, इसको आप मत करना, बस ऐसे आप सबसे बेस्ट है, इसको लिख देना। उसके बाद ग्रामर। अब इसको ध्यान से कॉपी पे लिखते जाओ। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या। पहले आप क्वेश्चन समझो। डू एज डायरेक्टली द ब्रैकेट गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। कॉपी पे आप लिखेंगे आंसर नंबर 4 का ए, इस तरह से लिख देंगे। देखो, रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, या रीऑर्डरिंग देगा या रीअरेंज। ये वर्ड जो है ना, बस उल्टे सीधे लगे हुए हैं, इसको क्रम में लगाना होता है। सपोज जैसे मैंने आपको दिया एम, बॉय, आई, ए, तो आप क्रम में लगाना। पहले क्या लिखेंगे, आई, एम, ए, बॉय, इस तरह से अरेंज करके लगाना है। तो यही होता है रीऑर्डरिंग। ये देखो 1 मार्क्स के हैं, इसको अरेंज करो। सबसे पहले आएगा रेगुलर, फिर आएगा एक्सरसाइज, फिर आएगा कीप्स, फिर आएगा फिट, फिर आएगा अस। एक मिनट यहाँ पे लिखूँ, दोबारा से फिर से बताती हूँ। रेगुलर, एक्सरसाइज, कीप्स, अस, फिट, ऐसे बनेगा 5 3 2 4 1। रेगुलर, एक्सरसाइज, कीप्स, अस, फिट, इस तरह से आप अरेंज करेंगे। पहले रेगुलर, एक्सरसाइज, कीप्स अस, फिट। क्लियर? ये हो गया रीऑर्डरिंग। सेकेंड है, सी प्रेज टू गॉड ट्वाइस डेली। इंट्रोगेटिव में चेंज करवा रहा है। इसमें कभी अफर्मेटिव बनवाता है, कभी नेगेटिव, कभी इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग और बाहर ले लेनी होती है, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होता है, नॉट हटाना होता है। जैसे नेवर है तो ऑलवेज कर देंगे। अफर्मेटिव बनाया जाए तो ऑलवेज का नेवर का ऑलवेज, ऑलवेज का नेवर, इस तरह से नॉट होगा, हटा देंगे अफर्मेटिव में। तो इस इंट्रोगेटिव में देखो फर्स्ट फॉर्म है तो डूडज में जाएगा बाहर। अब आप डूडज में से कौन सा लाएंगे, एक वचन है तो डज, ये एक वचन है ना, तो क्या लाएंगे, डज। अगर यहाँ पे बहुवचन होता ना तो हम डू ले लेते बाहर। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती तो डिड बाहर आता, ठीक है। पेपर में सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के ज़्यादा आते हैं। सेकंड फॉर्म होते तो डिड ले लेते, और फर्स्ट फॉर्म में तो हमने डू डज में से एक लेना है। एक बचन है तो हमने डज लिया, बहुवचन होता तो डू ले लेते। तो डज, फिर शी, फिर एस हटा देंगे इसमें से, प्रे में से, डज सी प्रे। उसके बाद जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप नॉट यूज करेंगे। डज सी प्रे नॉट गॉड ट्वाइस डेली। ये ट्वाइस यहाँ पे सी ई आएगा, ये बनेगा इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस तरह से। इसकी हिंदी क्या थी, वह है भगवान की 2 बार प्रार्थना करती है दिन, रोज, ठीक है। ट्वाइस है यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव बनेगा डज सी प्रे नॉट टू गॉड ट्वाइस डेली। क्या हुआ है, दिन में 2 बार भगवान की प्रार्थना नहीं करती है। तो ये हमने इंट्रोगेटिव बना दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सेकंड फॉर्म का भी एक बता दूं, पेपर में आता है। अगर यहाँ पे प्रेड होता, सपोज प्रेड, तो हम डिड बाहर लेते, डिड सी, और इसकी फर्स्ट फॉर्म लेंगे केवल, सेकंड फॉर्म नहीं लेते। डिड सी प्रे, फिर आपका पूरा वही रहेगा, ठीक है। फिर आपका आया पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव के पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके सीख लें किस तरह से बनाते हैं। और डायरेक्ट डायरेक्ट, अब देखो यहाँ पे लास्ट ले लेते हैं सबसे पहले पैसिव। योर ब्रदर, योर ब्रदर सिंगुलर है तो इज आर एम का इज बीइंग आर बीइंग होता है, तो इज बीइंग। ये रूल्स आप जब भी आएंगे जब आप अच्छे से सीख जाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म लाएंगे हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय लगाते हैं एक्टिव पैसिव में, तो बाय लगा देंगे। फिर यू का यू ही रहता है। योर ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय यू,
ऐसे कर लेते हैं। अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक्टिव पैसिव अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए किस तरह से बनाते हैं, फिर आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सेम इस नंबर पे यही मिलेगा। द स्काई इज अवर हेड, आकाश हमारे सिर के ऊपर है। तो आपको प्रिपोजिशन का यूज करना ऑन, एट, एबव। ऑन गति में आता है, एट स्तर में आता है, एबव जब लगाते हैं जब कोई चीज़ आपको टच ना कर रही हो उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कैट का बोला, द कैट जम्प्ड द टेबल, तो टेबल पर जंप किया, उसने टच किया तो गति में गई है ना, तो क्या लिखेंगे ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, टेबल पे कोई चीज़ रखी है तो ऑन द टेबल। स्थिर पे ऑन आता है, गति पे अपॉन आएगा, अपॉन द टेबल। ठीक है, पर आप यहाँ समझ लो सिर के ऊपर टच कर रहा है, आकाश टच नहीं कर रहा है ना, तो क्या लाए एबव। इस बात को ध्यान रखना। अगर एरोप्लेन की भी बात हो, ऊपर उड़ रहा है तब भी आप क्या लाए एबव। एक दूसरे को टच ना करें तब आपको एबव यूज करना है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल्स बनना। आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एंड द का यूज। दी का यूज का भी करते हैं कोई मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग हो, जैसे आगरा हो, आगरा फोर्ट हो गया, दिल्ली हो गया, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट, ताजमहल। कोई फेमस बिल्डिंग्स आ जाएं, कोई रिवर आ जाए, गंगा यमुना, तब दी का यूज करते हैं। कोई फेमस बिल्डिंग हो, ये बता ही दिया मैंने, हिमालय हो, पर्वत हो, माउंट एवरेस्ट, इसमें दी का यूज करते हैं। किसी पेपर का नाम हो, अमर उजाला, इनमें भी दी का यूज करते हैं। और एनिमल्स, जैसे पूरी जाति को डिफाइन करें, काउ इज अ एनिमल, तो यहाँ पे दी लगा देंगे। इस तरह से हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला पेपरों के नाम में भी दिखाता है, और बाइबल, गीता, ठीक है, इनमें भी दी का यूज होता है। अब आप ए और ए एन द का समझ लो। आपको छोटे बच्चों की तरह ये नहीं कि ए ई आई ओ यू बॉबल्स देखे फटाक से ए एन लगा दिया, ये बचपन में हमने तो यही सीखा था। अब ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए रूल क्या होता है कि आपको हिंदी में लिख के देखना है। का से यहाँ तक का साउंड आए तो आ लगाना है, आ से अंग तक का साउंड आए तो एन लगाना है। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे वो देखो। वन आई, तो अब ओ देख के एन लगा देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। वन को हिंदी में लिख के देखो, वन। पहले वर्ड से में मतलब है, वाह आया तो ये कहाँ से जा रहा है, का से ज्ञा के बीच में ही तो आता है, तो अब क्या लाएंगे ए। ठीक है, सपोज यहाँ पे एम ए लिखा होता तो एम ए में क्या बोलते हैं हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एम ए। तो यहाँ पे ए से एडी आया जो कि आ से अंक के बीच में जा रहा है, बॉबल से ना, तो यहाँ पे ला देंगे एन। ठीक है, एक और आता है यूजफुल। यूजफुल में यू देख के आप क्या कर देंगे एन, जो कि गलत है। यूजफुल को हिंदी में लिखो यू, या आ गया, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, पहला वर्ड हमें कैच करना होता है। या यज्ञ जो होता है वो का से ज्ञा के बीच में आता है, यानी व्यंजनी तो है, तो व्यंजन है तो क्या लगाएंगे ए। यूनिवर्सिटी भी पूछा गया कई बार, यूनियन पूछा गया, तो आप ए लगाएंगे ना कि एन। क्लियर। इस तरह से हिंदी में लिख के देखो, आ से अंग तक जाए तो एन लगा दो, का से ज्ञा तक जाए तो ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रहा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट आपके इंटर क्लास तक आते हैं, तो ये भी आपको सीखने पड़ेंगे। इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो डाली हुई है, 6-7 वीडियो हैं। आप 4-5 देख लो इंट्रोगेटिव तक, उसमें से आपका फंस जाएगा 10th क्लास में, पर इंटर वालों के लिए पूरा देखना पड़ेगा। तो ही, ये इंट्रोगेटिव में हमने कैसे पहचान लिया, क्वेश्चन मार्क लगा और हेल्पिंग में बाहर है तो इसमें आस्क लगाएंगे। ठीक है, आस्क मतलब होता है पूछना, ही आस्क्ड मीका मी, हेल्पिंग और बाहर है तो इफ़ लगाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा किस तरह से मैं कर रही हूँ, आप वीडियो देख लीजिए पहले, फिर आप देखना कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसमें ही आस्क्ड, मी, उसके बाद हेल्पिंग में बात इफ़ लगा देंगे। अब देखो यू को कैसे चेंज कर देंगे, यहाँ तक हो गया,
ये ऑब्जेक्ट यू, जब भी आपको यू मिले तो हमेशा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मी का उल्टा ले लो आई, हिम होता तो ही ले लेते, हर होता तो सी, अस होता तो बी, देम होता तो दे, जो आपने एक्टिवेशन में सीखे हैं कैसे करते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ़, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आई। वॉट वेयर से अगर आता तो इफ़ का यूज नहीं करते, यही का यही लिख देते, ठीक है। और ज़्यादातर 10th में इंटरोगेटिव भी पूछा जाता है। तो आई हो गया। फिर उसके बाद ए जा रहे हैं वॉच में जाता था, आई वॉच। उसके बाद वेटिंग फॉर माइका ही के अकॉर्डिंग, माइका ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हिज। पर्सन भी चेंज करना मैंने आपको सिखाया कैसे चेंज करते हैं। आई जब इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है तो आई का पार्ट्स भी इसके अकॉर्डिंग होगा। हिज फादर का फादर, टुडे का दैट डे होता है। नाउ का देन होता है, दिस का दैट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। ये मैंने डायरेक्ट लाइन में बता रखे हैं, ये चेंज हो जाते हैं। तो इसको कैसे बनेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉच वेटिंग फॉर हिज फादर दैट डे। आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो। टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। फिर देखो एक टेंस आपको कंप्लीट करना होता है, एक कंडीशन वो दे देगा, उसके आगे की आपको फिल करनी होती है। तो उसने लिखा है इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो क्या होगा। आप कुछ भी लिख दो। देन आई विल डांस इन द रेन, मैं बारिश में डांस करूँगा। या फिर आई विल टेक बाथ, मैं नहाऊंगा बारिश में, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि बारिश होती है तो आप लिख दो आई विल नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो टू आउटसाइड लिख लो, या स्कूल लिख दो, कुछ भी लिख दो। स्कूल नहीं जाऊँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, कहीं भी कुछ भी। एवरीथिंग यू कैन राइट, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंग ही कुछ भी लिखना होता है, बहुत सिंपल होता है ये। आई होप आपको आ गया होगा। अगर यहाँ पे आता वर्क हार्ड, कठिन कठिन परिश्रम करो, फिर आगे लिख दो अन्यथा आप फेल हो जाओगे, अदरवाइज यू विल फेल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस टेंस को बहुत ईजी होता है, अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक मिसिंग लेटर मिलेगा टू स्पेलिंग का, ये आप अंडरस्टैंडिंग में होता है कि आपको मीनिंग्स आते हैं तो आप कर लेंगे। तो ये कौन सा बनना है, डिसिपल, सभी में आई कर दो। डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, बोलते हैं ना अनुशासन, तो आई भरा जाएगा तीनों जगह। ये है अटेंडेंस, ई और यहाँ पे ए, अटेंडेंस उपस्थिति। क्लियर, ये भर गया। पेपर में कोई भी स्पेलिंग आ सकती है। फिर आएगा पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब देखो इसने लिख दिया कोमा का यूज करना है, इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगाना है, और कैपिटल लेटर का यूज ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे देखो, ही फर्स्ट वर्ड में क्या देखो यहाँ से देखो इसको किस तरह से लिखा गया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इस तरह से आपको इसको लिखना है। एच बड़ा करेंगे, ही सेड टू मी। पेपर में ज़्यादातर यही वाला दिया जाता है, इंट डार्क इंट वाला। ऐसे लिखा, फिर एक कोमा ये यहाँ लगा रहा तो हम एक यहाँ लगाएंगे। फिर जब ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो दो वाला इन्वर्टेड कोमा यहाँ लिखेंगे। तो विल यू, तो इसमें आ ए बड़ा था तो इसमें भी विल बाहर करेंगे, विल यू। फिर सेम यही रहेगा, लैंड भी मतलब उधार दो, तुम्हारी बुक, योर, यही रहेगा बुक फॉर अ वीक, सेम यही रहेगा। पर इसने फुल स्टॉप दिया, हमें क्या करना है, बिल बाहर है तो हम क्वेश्चन मार्क लाएंगे इसकी तरह जैसे इसने लगाया, और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, ठीक है। किस तरह से सेट को लिखना है, इस तरह से, ही सेड टू मी कॉमा, यहाँ पे दो डब्लू बड़ा करेंगे, सेम यही रखेंगे, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बस इतनी बात का आपको नंबर मिल जाएगा। तो पंक्चुएशन जब भी मिले तो इसका ध्यान रखना आपको कैसे करना है। तो ये हो ही गया, लैंड मतलब उधार होता है, ठीक है। उसने उससे पूछा क्या तुम मुझे अपनी बुक एक हफ्ते के लिए उधार दोगे। लास्ट में आपको वर्ब मिलेगी लिव, जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ब दे देगा उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो उसने लिखा है ही इन दिल्ली सिंस 2010, वह दिल्ली में 2010 से रह रही है या रह रही थी। अगर कोई भी टाइम आ जाता है तो हैज़ बीन, हैव बीन,
इनका यूज करते हैं। एक वचन में है जाता है सिंगुलर में और बहुवचन में है। और यहाँ पे पता भी नहीं तो हैड भी कर सकते हैं, रह रही थी। ठीक है, तो था में आ जाए तो हैड बीन कर दो। तो यहाँ पे आप हैज बीन भी कर सकते हैं क्योंकि एक वचन है ना, तो हैज बीन। और जब भी हैज बीन है बीन आता तो आईएनजी लगती है, तो लिविंग। और जब भी आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है हमेशा। ठीक है, लिविंग, हैज बीन लिविंग, फिर सेम यही रहेगा। या फिर आप हैड भी कर सकते हैं, रह रही थी, हैड बीन लिविंग। क्लियर। जब भी आपको सिंस फॉर लगा के देना तो आपको हैज बीन हैव बीन लगा के आईएनजी लगा देनी है। और कोई सिंपल आता है जिस सिंस वगैरह नहीं होता तो आप सेकंड फॉर्म में यूज कर देते हैं, लिव्ड, ऐसे बना लेते हैं। तो इसी तरह से आपको सेम ग्रामर मिलेगी। फर्स्ट आपको रीऑर्डरिंग मिलेगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सेकंड आपको इंट्रोगेटिव सिंपल नहीं बनाना, ये भी मैंने समझाया हुआ है। और तीसरा आपको पैसिव वॉइस मिलेगा। चौथा आपको प्रीपोजिशन अच्छे से आने चाहिए, विद वाई का यूज। किसी यंत्र का यूज करते हैं तो विद आता है, किसी इंसान के द्वारा तो वाई, ट्रेन से कहीं गए, वाहन से गए तब भी बाय। फिर आर्टिकल से अंदा मैंने बता ही दिया। फिर उसके बाद डायग्नल ये भी करवा दिया पूरी ग्रामर, इसके वीडियो भी बने हुए हैं। कंप्लीट कैसे करेंगे ये भी बता दिया। अब आपको ग्रामर में कोई भी गलत नहीं करना है क्वेश्चन। एक मिसिंग लेटर कर देंगे, उसके बाद पंक्चुएशन, और लास्ट में एक वर्ब मिलेगी वो फिल। यही आपकी टोटल ग्रामर है इसकी सेम। और लेटर और ऐसे या फिर एप्लीकेशन ये कर लेने हैं। और एक अनसीन पैसेज, इतना हो गया। अब देखते हैं रीडर में। अभी ग्रामर में एक छोटी सी स्टोरी और है, 5 नंबर की स्टोरी आती है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। इसके लिए आपको टेंस आने चाहिए। और टेंस ज़्यादा नहीं, बस देयर का यूज, इज आर एम का, हैजब का, प्रेजेंट पास्ट सीख लीजिए, आप इससे स्टोरी बना लेंगे। और इसके भी टेंस की भी वीडियो डली हुई है, अगर आपको नहीं आती तो वहाँ से सीख सकते हैं, जो कि इंटर तक काम आएगी। इंटर में तो 10 नंबर की आती है। तो जून का महीना था, इसका यूज मैंने आपको करवाया था, इट का देयर का करवा चुकी हूँ। तो दिन, महीने, बारिश, इनकी अगर बात होती है तो क्या लगाते हैं, इट का यूज करते हैं। तो इट वॉज, आप कॉपी पे लिखते जाओ, इट वॉज द, क्योंकि सेम स्टोरी रिपीट भी हो सकती हैं, ये 2019 में भी आ चुकी है। इट वॉज द मंथ ऑफ, जो भी मंथ हो, यहाँ पे जून है तो यहाँ पे जून लिख देंगे। महीने की बात थी तो हमने इट लगा, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, ये हो गया। गर्मी अपने चरम पर थी, तो गर्मी को क्या लिखेंगे, द हीट। अब देखो थी के लिए क्या नॉर्मल है, वॉज वेयर लगाते तो एक बच्चे ने, तो क्या लाएंगे, वॉज। पर के लिए एट, स्थिर है ना, तो एट। अब नॉन लिविंग है तो इट्स लिखेंगे अपने के लिए, अपने के लिए नॉन लिविंग है तो इट्स। ही होता तो अपने की हिज लगाते, सी होता तो हर लगाते। एट इट्स, फिर क्या लिखेंगे, चरम पर थी, मतलब ऊंचाई पे थी। हाई भी लिख सकते हैं या फिर पीक भी लिख सकते हैं, पीक या हाई भी कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे। एक के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम तक से के लिए क्या आएगा, फ्रॉम। सुबह मॉर्निंग से, टू शाम इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ये हो गया। गर्म हवाएं चलती थीं, तो गर्म हवा को क्या बोलेंगे, द वार्म। देखो हॉट होता है एकदम से तेज गर्म, जब वार्म होता है उसे बोलते हैं हल्का गर्म, द वार्म विंड, गर्म हवा। द वार्म विंड चलती थी। जब भी हम कोई पहली आदत बताते हैं ना, पहले ये करते थे वो करते थे, तो उसमें यूज्ड का यूज होता है, यूज्ड टू। तो द वार्म वाइंड यूज्ड टू ब्लो, ब्लो मतलब होता है चलना, हवाओं का चलना। तो पूरा टेंस कैसे बनेगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। द वार्म विंड, गर्म हवाएं चला करती थी, तो यूज्ड टू ब्लो। पहले की कोई आदत बताए ना, ऐसा हुआ करता था, तो आपको यूज टू का यूज करना है। इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है यूज टू का, आप देख सकते हैं।
ये हो गया टेंस। और आप फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग लास्ट में भी लिख सकते हैं। द वार्म विंड यूज टू ब्लो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, स्टार्टिंग में लगा दो या लास्ट में लगा दो, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। क्लियर। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। अब ये टेंस देख के बच्चे ना घबरा जाते हैं, हाँ इतना बड़ा आ गया अब कैसे करें। तो आपको घबराना नहीं है, छोटा छोटा ले लो। अगर आपके सामने पिज्ज़ा रख दिया जाए तो आप इतना बड़ा एक बार में खा लेंगे क्या? कट करके खाएंगे ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बनाओ, पूरा टेंस देखो किस तरह के आराम से बन जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति उठाओ पहले, सबसे पहले एवरी पर्सन। मीनिंग्स आने चाहिए आपको, याद कर लो इन सबको जो भी नए नए मिलते जाएं। प्रातः जल्दी, प्रातः मतलब क्या? सुबह। तो इन द मॉर्निंग ऐसे ही बन जाता है, इतना बड़ा मत, बस छोटा छोटा बनाते जाओ। एवरी पर्सन इन द मॉर्निंग तो हो गया प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो चाहने के लिए वांट लगाएंगे, वांटेड टू। विश्ड भी कर सकते हैं, इच्छा करते थे। वांटेड टू पूरा करना चाहते थे, काम समाप्त करना चाहते थे। तो या तो आप फिनिश्ड कर लो, फिनिश्ड हिज डेज वर्क, या फिर कंप्लीट भी कर सकते हैं, कंप्लीट हिज, मैं बोल दे रही हूँ इस पर लिख लो, कंप्लीट हिज डेज वर्क, या फिर कंप्लीट की जगह लिख दो फिनिश्ड हिज डेज वर्क। ठीक है, इस तरह से देखो पूरा टेंस बन गया। एवरी पर्सन इन द मॉर्निंग वांटेड टू चाहते थे समाप्त करना क्या? अपना काम। तो कंप्लीट हिज डेज वर्क या फिर फिनिश्ड हिज डेज वर्क, समाप्त करना चाहते थे। तो बन गया ना, इतना सिंपल, इस तरह से हो जाता है। देखो ग्रामर समझाने में मुझे 32 मिनट्स लग गए। एक एक स्टेप मैंने बहुत स्लो समझाया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर रहना अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं इंग्लिश में। तो अब देखो लिटरेचर में कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरह से करने हैं वो देख लो। सेक्शन डी लिटरेचर में देखो सबसे पहले आपको पैसेज मिलेगा। अब देखो उसमें ग्रामर में अनसीन आता था बिना पढ़ा हुआ, इसमें आपका सीन पैसेज मतलब आपकी बुक का चैप्टर का रिलेटेड होगा जो आपने सिलेबस में पढ़ रखा है। तो पहला चैप्टर आप देखो, द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। आप हाउस से समझ जाओगे ये चैप्टर कौन सा है, लेंचो का है। उसका घर एक घाटी पर बना हुआ था, चोटी पर, ठीक है। लो हिल, अकेला उसी का घर था, वहाँ पे कोई घर नहीं था और उसके वहाँ पे वो वहाँ पे खेती करता था। और ये कौन था? लेंचो एक फार्मर था, यानी किसान। पूछा था हु वाज लेंचो, तो लेंचो वाज अ फार्मर। आप ऐसे लिखेंगे लेंचो एक किसान था जो कि ही लिव्ड इन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी पर एक रहता था, वैली मतलब घाटी पर। ठीक है, तो ये आपका पहला ही चैप्टर है। आपको रीड करके इस तरह से, पहला क्वेश्चन क्या है इसकी हिंदी देखो, हाइड वन कुड सी द रिवर। उसकी पहाड़ी से वहाँ पे क्या क्या नदी दिखाई देती थी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके पके हुए फसल दिखती थी, फूल दिखते थे वहाँ से, प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। अब वो हमेशा यही सोचता था कि उसकी इस बार फसल अच्छी होगी, पर ऐसा नहीं होता है। बारिश से 1 घंटे बारिश होती है और ओले पड़ने से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। फिर वो हेल्प करने के लिए भगवान को पत्र लिखता है और पत्र में उसकी मदद पोस्ट मास्टर करता है। ओनली थिंग द अर्थ नीड, उसकी जो ज़मीन थी उसको केवल थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, डाउन फॉर लेस शावर, उसकी फसल अच्छी करने के लिए। एक सुबह वो यही कर रहा था। देखो लेंचो का नाम भी आ गया तो आप आराम से पहचान लेंगे। हु न्यू फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टू बट द नॉर्थ ईस्ट। उसको वहाँ पर पूर्व से और उत्तर की ओर बादल दिखाई पड़ रहे थे, उसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है, वो यही तो चाहता था। पर लास्ट में 1 घंटे तक कंटिन्यू बारिश होती है और बारिश से उसके ओलों से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, इसलिए वो दुखी होता है। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ मैं, बस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लेसन का नाम बताना है आपको, और देखो ऑथर भी पूछे हैं। तो इसी तरह से आपको 1 से लेकर 4 तक के कम से कम चैप्टर के नाम और पोइट के नाम मतलब ऑथर लेखक के नाम ये याद होने चाहिए। और इसी तरह से पोएम में पूछता है तो 1 से लेकर 4 तक की पोएम की पोइट नेम और पोएम नेम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर आपको इसी में मिलेंगे। जैसे तरह से हिंदी में पूछते हैं ना कि संदर्भ लिखो, लेखक कौन है, चैप्टर का नाम, उसी तरह से इंग्लिश में पूछा जाता है। तो चैप्टर तो आपने पहचान लिया, चैप्टर का नाम लेंचो।
तो लेंचो से आप पहचान जाएंगे कि चैप्टर कौन सा था। इसने भगवान को पत्र लिखा था ना, तो यहीं से आपको कैच करना है। लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, पैसेज मैंने आपको बताया था, हाउस लिखेंगे डैट डस्ट करके यहाँ तक, फिर ए लिखेंगे आंसर नंबर 7 का ए। कैसे लिखना है, नेम ऑफ द लेसन, LESSON, ठीक है, ऐसे लिख के एरो लाएंगे। तो लेंचो से मैंने आपको हिंट दे ही दी, लेंचो से क्या होगा, अ लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम होगा अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को उसने पत्र लिखा था। इससे क्वेश्चन ये आते हैं कि उसे किसकी आशा थी, एक भगवान की थी, पत्र क्यों लिखा था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, कितने पैसे उसने मांगे थे, 100 पीसेस मांगे थे, कितने मिले, 70 मिले थे, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट में। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेसन का नाम बता दिया, लेटर टू गॉड। इसके पोइट का नेम कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ द ऑथर या राइटर, ऑथर लिख दो या राइटर लिख दो। इसके लेखक हैं GL फ्यूंट, GL फ्यूंट्स। सेकंड चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला है, इसी तरह से आपको 4 तक याद कर लेना है। GL फ्यूंट्स इसके लेखक हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, 2 मार्क्स का। ये नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। 2 नंबर का क्या है, लेंचो लोकेटेड हाउस, मतलब लेंचो का घर स्थित कहाँ था, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक पहाड़ी पे था, ऊंची चोटी पे, ठीक है। तो ये लिखते हैं यहाँ तक। ये हो गया 4 नंबर का, 2-2। फिर आपका आएगा ये 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। कुर्ग, कुर्ग के जो लोग थे उसकी कहानी दे दो, या फिर वल्ली का करेक्टर। करेक्टर आपको एनी का करेक्टर, वल्ली का करेक्टर, लेंचो का करेक्टर, पोस्ट मास्टर का करेक्टर जिसने हेल्प की थी, नेल्सन मंडेला का करेक्टर, ये सारे कर लो, इसमें से 100% लॉन्ग में फंस जाएगा, ठीक है। ये लिख देंगे 4 नंबर में, या फिर ये शॉर्ट आंसर। शॉर्ट में आपको क्लियर बता देती हूँ, आप लिख देंगे 3 में से आपको कोई 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में सुनो, एनी ने फर्स्ट ऐसे क्यों लिखा था, तो आप लिखेंगे द टॉपिक ऑफ हर फर्स्ट ऐसे वॉज अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक बातूनी पे आपको टॉपिक लिखना था। ये बातें बहुत करती क्लास में, इसीलिए टीचर ने इसे पनिशमेंट दिया था, इसलिए पत्र लिखा था। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सी वॉज आस्क्ड टू राइट हिज ऐसे, दिस ऐसे करना, हिज नहीं, सी वॉज आस्क्ड टू राइट दिस ऐसे एज पनिशमेंट। पनिशमेंट मिला था ना, वाई, किसने दिया था, इनके टीचर थे मिस्टर कीसिंग, कीसिंग ऐसा ही नाम है इनका, मिस्टर कीसिंग, ठीक है। फॉर कॉन्स्टेंटली टेकिंग, टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बातें करना, इन हिज पीरियड, मतलब उन्होंने अपने कक्षा में इसको लिखने को दिया था पनिशमेंट के रूप में, ठीक है। ऐसे आप ऐसे करके लिख देंगे, आप बुक में टिक ला लो, उससे कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी, कि चाय के बारे में भारतीय में क्या बातें थी, मतलब क्या कथा थी कि चाय की खेती किस तरह से की गई। तो इसमें शॉर्ट में पहले हिंदी में सुन लो। चाय के संबंध में एक कथा थी कि बौद्ध धर्म का कोई बौद्ध भिक्षुक था जिसने अपनी पलकें काट ली थी। क्यों काटी थी, क्योंकि जब भी वो ध्यान मुद्रा में रहते थे तो उन्हें नींद बहुत आती थी, इसलिए उन्होंने पलकें काट दी। और उसकी पलकों से ही 10 पौधे उगे थे। जब इन पौधों की पत्तियों को गर्म करके पानी में डालकर पानी को पिया गया तो नींद गायब हो गई। इस तरह से चाय की खेती के बारे में कहानी है। इस तरह से बहुत सारी दे रखी हैं, तो ये आप एक तरह से इसमें को याद कर लेना। इसमें एक रीजन डाल देना, द इंडियन रीजन रिगार्डिंग टी लीव्स इज दैट, ठीक है, बुद्ध धर्म में एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक कट ऑफ हिज आईलिड, मतलब पलक, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि वो ध्यान मुद्रा के समय उन्हें नींद आ जाती थी। इसको याद कर लेना। राजवीर क्यों एक्साइटेड था, ये भी इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, क्योंकि उसने चाय के बागान कभी देखे नहीं थे, इसलिए बहुत उत्साहित था उनको देखने के लिए। तो ऐसे लिखेंगे, राजवीर हैड नेवर सीन अ व्यू ऑफ टी गार्डन्स, टी गार्डन्स, कभी उसने इस टाइप के चाय के बागान नहीं देखे थे। सो ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड, इसलिए बहुत ही सरप्राइज था
ये एक्सटेंडेड था, ठीक है, ये लिख देना। टू सी आ सी ऑफ टी वशेज स्ट्रेचेज फार, दूर दूर तक जो चाय की शाखाएं छोटी छोटी झाड़ियाँ फैली होती उनको देखने के लिए, ठीक है। ये आप इस तरह से लिख देंगे, 3 में से कोई 2 कर लेना, बहुत है। फिर आपका MCQ, ये भी आपको इसी में से करना है। पोस्टमास्टर वॉज अ एमिबल फेलो, तो पोस्टमास्टर क्या था, लीजी आलसी था, रूड अभद्र था, फैट मोटा था या फ्रेंडली था। फ्रेंडली तो अमीबल तो था, मित्रवत, तभी तो उसने हेल्प की थी, पर मोटा था थोड़ा, फैट अमीबल, ठीक है। सेकंड है बल्ली। बल्ली एक छोटी सी लड़की थी, सासी लड़की थी, चुलबुली थी। वो थोड़े अपनी एज के बच्चों से थोड़ी होशियार भी थी, तो उसे किसकी सवारी करना चाहती थी, बस की, हॉर्स की, किसकी, तो ये बस की करना चाहती थी। नेक्स्ट है मंडेला वांटेड। मंडेला वाला चैप्टर पढ़ा होगा तब, उसमें हर वक्त फ्रीडम की बात की है, हर पूरी लाइन में, तो वो फ्रीडम चाहते थे, यानी स्वतंत्रता। ये हो गया। इसको देशभक्त कहा जाता है, पैट्रियट। ये लीडर्स मतलब नेता, जस्ट मतलब न्याय, ये हो गया। फिर आपको देखो पोएम का पैसेज मिलेगा। पोएम का पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये पोएम द बे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मतलब एक पेड़ था, उसको किसने हिलाया था, कौवे ने हिलाया था। और ये पोएम कौन सी है, डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। इसमें भी चैप्टर का नाम और वो भी पूछ लेता है। पोएम का नाम तो ये हो गया। और इसके पोइट नेम कौन से हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। एक पोएम और है आपकी सेकंड वाली, फायर एंड आइस, आग और बर्फ, उसकी भी यही पोइट नेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो की भी हैं और फायर एंड आइस की भी हैं। तो ये आपकी पोएम जो दे रखी है, क्रो से समझ जाना, डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें देख लेते क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ से ये 4 लाइन हो गई इसकी। और इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की वार क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो इज द पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो, मतलब पाउडर की फॉर्म में बर्फ की बूंद रख दे रखी है, फॉर्म ऑफ स्नो। बर्फ की जो बूंदें हैं वो किसमें, पाउडर के रूप में, पाउडरी, POW। फिर से सुन लो कैसे लेंगे, द डस्ट ऑफ स्नो इज द पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो, ठीक है। पाउडर की फॉर्म में दे रखा। पोएम में क्या होता है, आंसर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बना के देने पर, जैसे हिंदी में काव्य की व्याख्या हमें देनी पड़ती है बना के, वैसे ही आपको पोएम में लिखना होता है एक्स्ट्रा। और इट फॉल्स इन लाइट वाइट फ्लेक्स, छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़ों के रूप में गिर रही है। ये आप इतना मत लिखो, इतना लिख दो पाउडरी फॉर्म में। हु शुक इट डाउन, इसको किसने हिलाया पेड़ को, अभी जस्ट मैंने बताया, हु की जगह आप क्या लिखेंगे, द क्रो। द क्रो शुक इट डाउन, ये लिख देंगे तो आपको 2 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका सैटरडे मिलेगा, चॉइस में पोएम मिलेगी, तो आप 8 लाइन की पोएम याद कर लो। पेपर में 4 लाइन की आती है, पर आप सोच रहे होंगे 8 लाइन की क्यों मैम बता रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 4 लाइन की आपको पैसेज में मिलेगी। सपोज आपने यही 4 लाइन याद की और पैसेज में आ गई, फिर आप क्या लिखोगे, इसलिए आपको 8 लाइन तो याद होनी चाहिए। पेपर में अगर 4 लाइन आ जाए तो आप नीचे की 4 लाइन लिख दो, नीचे वाली आ जाए तो ऊपर की याद कर लो, या फिर अलग अलग पोएम की याद कर लो, जैसे भी अच्छा लगे। मेरा तो यही मानना होता है कि एक पोएम की आप 8 या 12 लाइन याद कर लो, उसमें से वही लिख देना। तो इसमें देखो फायर एंड आइस, ये तो सेंटर आइडिया, इसको ना करके इंटर में आप इसे आराम से कर लेना। पोएम याद कर लो, सबसे बेस्ट है। और ये लिखा है ना कि आपकी बुक का ही होनी चाहिए, इसमें से जो चैप्टर में दी होती है वो आपको नहीं करनी है। तो ये छोड़ के, ये चैलेंज छोड़ के आपको कोई भी इसी के नीचे की लिख सकते हो, इसलिए 8 लाइन में बोलती हूँ। उसके बाद जिस तरह से प्रोज में आपको 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग करना होता है, उसी तरह से सप्लीमेंट्री में, पहले सप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं था, लॉन्ग नहीं थे, पर आप बढ़ा दिए गए, ठीक है। 1 लॉन्ग करना पड़ेगा इसमें भी 4 का, और 2 2 के शॉर्ट आएंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिन ने
अपने आप को किस तरह से बचाया था लंडन स्टोर से। ये एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक दवाई बनाई थी इनविजिबल, ये अदृश्य हो जाते थे, मतलब इन्हें कोई देख नहीं पाता था। ये इनकी कहानी है। सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना, मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आंसर को टिक लगा के बस आपको लर्न कर लेने हैं। जो लॉसिल थी उन्होंने नेकलेस जो रिप्लेस मतलब उसकी जगह क्या किया था देने के लिए, तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा था इन्हें और नया बनवा के दिया था। तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका यूज क्या है। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपको 3 में से एक करना है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हो, आप लिखते चलो इसको। तो साइंस में आपने पढ़ा होगा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये क्या करता है, डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ईच लिविंग बीइंग, जो भी जीवित प्राणी है उसके बारे में ये बताता है कि इसके माता पिता कौन है असली। तो इसीलिए तो जब भी कोई क्राइम होता है, अपराध किया जाता है, तो उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, ये उसी ने किया है या नहीं, इसलिए। ठीक है, तो आप इसी तरह से लिख देंगे डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ये माता पिताओं से हमें विरासत में मिलता है डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज इम्पोर्टेंट इन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, जांच करने के लिए। कोई अपराध किया जाता है तो यहाँ तक कि किसी का बाल भी मिल जाए ना, रक्त की बूंद हो, बाल हो, उनसे भी इसके बारे में पता चल जाता है कि ये उसका है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे बना के 3 में से कोई 2, फिर आपको लॉन्ग कर देना है। रिचर्ड एम्ब्राइट ने, उनकी मदर ने हेल्प कैसे की थी, जिस तरह से एडिसन की हेल्प की थी उनकी मदर ने, बहुत सारी बचपन में अंदर क्यूरियोसिटी थी, ऐसी इसी तरह से इनकी माँ ने भी इनकी बहुत हेल्प की थी। ये जब ये 3rd क्लास में थे तब इनके फादर की डेथ हो जाती है, फिर इनकी माँ ही इनको संभालती हैं और माँ ही इनको इनक्रेज करती हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें दिखाती हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ले जाती हैं, ट्रिप पे यात्रा करवाती हैं। ठीक है, तो माँ ने इनकी बहुत सारी हेल्प की थी। आप या तो ये लिख दो, या फिर ग्रिफिन कौन था, एक अच्छे से बहुत ही साइंटिस्ट थे, और किस तरह से रिवेंज मतलब बदला लिया था अपने लैंडलॉर्ड मतलब मालिक से, मकान मालिक से किस तरह से बदला लिया था। दोनों में से एक कर देना है, फिर आपको ट्रू फॉल्स, सप्लीमेंट्री में से आपको ट्रू फॉल्स बताने होते हैं। तो द बैट वॉट ट्रिकी टू इज सर्जरी, वैट उसे बोलते हैं पशु चिकित्सक को, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। तो ट्रिकी एक डॉगी का नाम है, तो ट्रिकी की जब सर्जरी हुई थी तो पशु चिकित्सक को इसलिए तो बुलाया गया था, तो ये ट्रू है। सेकंड, ग्रिफिन वॉज अ लॉ अवॉइडिंग पर्सन, ग्रिफिन बात मानने वाला व्यक्ति था, नहीं था, वो बात नहीं मानता था, तो ये फॉल्स है। अनिल, जिसमें एक चोर वाली कहानी थी, एक बच्चा था 15 वर्षीय, वो चोर था और हरी सिंह उसका नाम रख रखा था, ये कहानी। तो अनिल 50 ईयर्स का था, गलत है, ये भी फॉल्स है। फोर्थ है मैटिल्डा सीम्ड स्टिल यंग आफ्टर 10 ईयर्स, ये वही है नेकलेस वाली कहानी। तो ये बता रहे हैं कि ये अभी भी 10 साल की दिखती, तो ये भी फॉल्स है, मतलब 10 साल बाद भी वो वैसे ही यंग दिखती थी, तो ये भी फॉल्स है। एक ही ट्रू है, बाकी तीनों फॉल्स हैं, ये कर देंगे। उसके बाद आप या तो ट्रू फॉल्स करो या आप एमसीक्यू कर लो, ठीक है, आपके ऊपर है ये। तो मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ, लास्ट है ये एमसीक्यू किस तरह से करने। चॉइस है, आपको बहुत अच्छे आते हैं तो ट्रू फॉल्स कर लो, नहीं तो एमसीक्यू कर लो। फर्स्ट है टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम सेंटेंस वाक्य लिखेंगे। आपने चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा हु सेड, ये किसने कहा था, ये अनिल ने कहा था, उसी से हरी सिंह नाम जो उसने धारण कर रखा था जो चोर था। सेकंड है मिसिज मिस्टर एंड मिसिज लॉजिल वर इनवाइटेड द इवनिंग, उन्हें इनवाइटेड किया गया था कौन सी डेट को, तो 18 जनवरी को। ठीक है, इसका आंसर ही हो जाएगा। और कॉपी पे आप केवल यही आंसर लिखेंगे, मेन में 4 ऑप्शन नहीं लिखेंगे, फर्स्ट करके आंसर लिख दिया बस, तभी आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट है नेकलेस द फॉरेस्टर वॉच, कैसा बना के दिया था उसने, ये कैसा था नेकलेस बना हुआ था, आर्टिफिशियल था, नकली था। ठीक है, मिस्टर जेफर हैड टू अरेस्ट, किसको अरेस्ट किया था, हेडलेस मैन, ये वही है गिरपिन वाला जो कि अनविजिबल दिखते थे, मतलब सिर नहीं दिखता था, तो ये हेडलेस मैन, इसका आंसर ही हो जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल, इसमें 18 जैन, इसमें हो जाएगा अनिल। तो इस तरह से पूरा
मैंने इंग्लिश में कवर करवा दिया है और कोशिश की आपको छोटी छोटी चीज़ समझाने की, आपको किस तरह से करना है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे थोड़ा हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जो भी आपके साथी हैं उनको इसकी उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं लेके आऊँगी इसके बाद साइंस का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच।